हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, लास्ट तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास और ये डेली 7 AM पर आती है और आज है 16 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीत लिया है? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है इसका नाम है गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। ये किसने जीता है? देखिए, जब भी सैंड मास्टर का नाम आ जाए तो मुझे लगता है आपको एकदम जहन में आना चाहिए कि सुदर्शन पटनायक। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसने जीता है? सुदर्शन पटनायक ने। तो जो सुदर्शन पटनायक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं और इन्होंने, कहाँ हुई ये प्रतियोगिता? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ये आयोजित हुई है और इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर जो चैंपियनशिप है उसमें इन्होंने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया? इसमें इन्होंने बनाया जो भगवान महाप्रभु हैं जगन्नाथ, उनका रथ और उनके भक्त बलराम की इन्होंने मूर्ति बनाई। और ये जो मूर्ति थी ये 12 फीट ऊंची मूर्ति इन्होंने बनाई है और इनकी मूर्ति को जो है बेस्ट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इन्हें मास्टर अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा से हैं और इन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये एक फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, आप जानते होंगे, आपने इनका नाम भी सुना होगा। इन्होंने बहुत जगह इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत ज्यादा इन्होंने आर्ट्स बनाए हैं सैंड के। ठीक है, उड़ीसा की बात हो रही है तो देखिए ये है मैप में उड़ीसा। अब देखते हैं इनके सीएम कौन है। वे हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? रघुवर दास यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, ये देखिए मैप है, ये आपको उड़ीसा का मैप शो कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बात है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। तो देखिए इसका जो आयोजन है ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है क्या वैसे डीडी रोबोकॉन इंडिया? देखिए ये है रोबोटिक्स की दुनिया। ठीक है, तो रोबोटिक्स के क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच क्या है, टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस पहल को शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है। तो ये कौन है? आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने, जो न्यू दिल्ली में कहाँ है? त्यागराज स्टेडियम। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ गए भी हों। तो ये नई दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम है, इन्होंने यहाँ ये डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का इन्होंने आयोजन किया है। ठीक है, ये टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए है, एक्चुअल में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये किया गया है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ रोबोटिक्स के बारे में जो भी है टेक्निकल स्किल्स, इनोवेशन, टीम वर्क, इन सबको बढ़ाने के लिए इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, 45 से अधिक कॉलेज और इंस्टीट्यूट के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें 750 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब क्या होगा, जो इसमें विनिंग होंगे, जो इसमें जीतेंगे, वो क्या करेंगे? इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये वियतनाम में जो इसका इंटरनेशनल वाला जो रोबोकॉन होगा उसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो विनिंग टीम होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर कितना है? देखिए आपको पता है सरकार ने कुछ गोल तय किए हैं नीति आयोग ने, उसमें उनके तहत वर्क किया जा रहा है कि सरकार ने अभी तक कितना अचीव किया है। तो ये इंडेक्स जारी की गई है 23-24 की। इसमें बताना है आपको कि भारत ने जो समग्र स्कोर है एसडीजी का वो कितना स्कोर हासिल किया है अभी तक। तो देखिए बताइए 61, 65, 71 या 66? तो भारत ने 23-24 में आपका स्कोर हासिल किया है 71। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को नापने के लिए, मापने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स का 4था एडिशन इन्होंने जारी किया है। ठीक है, ये 4th एडिशन है, ये जो जारी हुआ है ये वाला 4th एडिशन है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स की मदद से सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके डेवलपमेंट को ये इवेल्युएट करेगा। ठीक है, और क्या होगा, एसडीजी को हासिल करने में राज्य और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके प्रदर्शन का आकलन भी इसमें किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किस राज्य ने कितनी प्रोग्रेस की है, किस यूनियन टेरिटरी ने कितनी, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने सब बेहतर परफॉर्म किया है, कौन सा राज्य इन सभी जो स्टैंडर्ड्स, आपको पता है 17 7 एसडीजी हैं। ठीक है, यानी सस्टेनेबल गोल जो है वो 17 हैं।
टोटल 17 हैं, उनको अचीव करने में, उनका जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने में किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसकी परफॉर्मेंस भी उसमें शो होती है। ठीक है, तो अच्छा हम बात तो कर लेते हैं। देखिए आपको पता है इसका जो फर्स्ट एडिशन था 2018 में, उसमें इंडिया का स्कोर था 57। 19-20 में जो इसका सेकंड एडिशन था उसमें इंडिया का स्कोर था 60। ये थर्ड एडिशन की बात हो रही है। 20-21 में ये स्कोर था 66 और ये इसका फोर्थ एडिशन है जिसमें इस इंडिया ने स्कोर किया है 71। ठीक है, ये 23-24 के लिए इंडेक्स है। इसमें देखिए अब जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसकी प्रमुख बातें क्या है कि इस इंडेक्स के अनुसार भारत ने गरीबी उन्मूलन तो आप समझते होंगे, पॉवर्टी जो इरेडिकेशन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जलवायु कार्रवाई इसमें प्रगति की है। ठीक है, ये वो फैक्ट्स हैं जिनमें भारत ने प्रोग्रेस की है। इसके लिए हम आगे देखते हैं। वैसे यहाँ आपको देखेंगे आप डिटर्मिनेट्स ऑफ पॉवर्टी दिए गए हैं। ठीक है, ये सब डिटेल के लिए हैं आपके, यदि आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देखते हैं। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की प्रमुख इंपॉर्टेंस बात देख लेते हैं। इसमें क्या है, 32 स्टेट और 10 यूनियन टेरिटरी हैं जो इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में शामिल हुए हैं। कुछ स्टेट हैं जरा देख लेते हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादर नगर हवेली, दमन और दीव। 2018 और 23-24 के बीच क्या हुआ था, शीर्ष 3 कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत फास्टेस्ट ग्रो किया था। ये 2018 में भी हुआ था और 23-24 में भी है इस बार के इंडेक्स में। ठीक है, तो जो 3 वो राज्य हैं जिन्होंने बहुत तेजी से ग्रो किया है, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, वो है जम्मू कश्मीर, वो है उत्तराखंड। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट यानी बहुत तेजी से विकास कर रहे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और है आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए आपको पता है 7 एसडीजी कितने हैं, ये मैंने बता दिया आपको। भारत ने जो टोटल अंक जो अचीव किए हैं, टोटल वो परसेंटेज वो कितना है 71। परंतु उसके अलावा किस इंडेक्स में भारत ने कितना अचीव किया है एक बार वो देख लेते हैं। आपको पता है ये आपका एसडीजी 1 आपको दिया गया है। ठीक है, हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो नो पॉवर्टी में भारत ने अचीव किया है 72। ये आउट ऑफ 100 है, 100 में से ये दिए गए हैं। ठीक है, जीरो हंगर, हंगर में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जीरो हंगर लाने के लिए भारत को भी और बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, तो इसमें भारत ने केवल स्कोर किया है 52। गुड हेल्थ एंड वेलनेस में भी भारत ने ठीक परफॉर्म किया है, 77 भारत का स्कोर रहा है। देखिए क्वालिटी एजुकेशन में अभी हम काफी पीछे हैं और हमारा स्कोर अभी आउट ऑफ 100 से 61 है। ठीक है, 61 ही हम स्कोर कर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम नहीं कर पा रहे हैं, देखिए नोट कर लीजिए, ये आपको बिल्कुल रेड में दिया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए क्या है ये आपको 49 जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, सब तरह की बात करते हैं, परंतु इसमें हम आंकड़ा अभी 50 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो सबसे पुअर कंडीशन है, जो सबसे पुअर स्थिति है, वो है हमारी जेंडर इक्वलिटी की। ठीक है, इसमें भारत को बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो है 89 स्कोर करता है। आगे है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें भारत ने 96 और सबसे अच्छा स्कोर किया है भारत ने क्लीन एनर्जी में। ठीक है, आगे देखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत ने परफॉर्म किया है, इसमें भारत ने अंक हासिल किए हैं 68। ठीक है, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन में भारत ने हासिल किया है 61, इसको भी और अधिक इंप्रूव करने की आवश्यकता है। रिड्यूस बात करते हैं, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज में भारत ने वर्क तो किया है परंतु इसमें और आवश्यकता है, तो ये किया है 65। अगला है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसमें भारत ने स्कोर किया है 83। नेक्स्ट की बात करते हैं। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में भारत ने अचीव किया है 78। क्लाइमेट एक्शन, देखिए क्लाइमेट चेंज के लिए भारत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो अभी जो भारत ने अचीव किया है वो है 67। एंड लाइफ ऑफ प्लान के लिए भारत ने किया है 75। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए भारत ने जो अचीव किया है वो है आपका 74। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भारत ने अचीव की है आपकी 71। ठीक है, अब देखिए, चलिए हालांकि इसमें दिया गया है ये परफॉर्मर है, यानी इसमें ये जो येलो कलर में दिए गए हैं ये भी परफॉर्म कर रहा है, ये फ्रंट रनर है आपके, और जो ब्लू में ऐसा कोई भी नहीं है जैसे अचीवर। अचीवर का मतलब है यदि इसमें कोई भी जो जितने भी गोल हैं उनमें से एक गोल भी अचीव हो जाता वो आपका ब्लू कलर में होता, परंतु अभी तक कोई भी ऐसा गोल नहीं है जो हमने अचीव कंप्लीटली किया हो,
हाँ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करें तो इसमें हमने 96 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। ये हमारा सबसे अच्छा स्कोर है अभी तक का, तो इसके हम बहुत करीब हैं, यानी अचीवर बनने वाले हैं हम इसमें, ठीक है, क्लीन एनर्जी। चलिए आगे बात करते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की जो टॉप परफॉर्मर है वो देख लेते हैं। जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो किया है आपका उत्तराखंड और केरला ने। इसमें इन्होंने 79 अंक हासिल किए हैं। और उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, ठीक है, तो तमिलनाडु है आपका 78 अंक के साथ। जो सबसे पुअर जो कंडीशन है, सबसे जो बेकार स्थिति है वो है आपकी बिहार की। तो बिहार ने सबसे बेकार परफॉर्म किया है। उसके बाद परफॉर्म किया है झारखंड ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद बात आती है नागालैंड, ठीक है, तो सबसे पुअर जो कंडीशन है वो किसकी है, बिहार की। बिहार के बाद झारखंड की और झारखंड के बाद नागालैंड, ठीक है। एसडीजी की बात हम कर रहे हैं। एसडीजी का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। देखिए इसमें इंडिया इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। एसडीजी में क्या है, नेशनल और सब नेशनल प्रोग्रेस को नापने के लिए ये देश का जो है प्रमुख उपकरण है। इसे नीति आयोग ने जारी किया है और इसे 2018 से शुरू किया गया था। कुल जो सस्टेनेबल गोल है वो है 17, ठीक है। जो एसडीजी है टोटल एसडीजी हम इन्हें लिखते हैं, ये है टोटल आपके 17। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो आपका जो क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल जो आपका एंटरटेनमेंट समिट है, इसका जो आयोजन है ये आपका किया जाएगा भारत में, ठीक है। भारत में कहाँ किया जाएगा? भारत में ये गोवा में किया जाएगा और ये आयोजित होगा आपका नवंबर में, 20 से 24 नवंबर 2024 को ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी, नोट कर लीजिए। हालांकि इसने कहा है पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो देखिए जो पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी है ये खोली जाएगी झारखंड में, ठीक है। झारखंड में कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी आपकी झारखंड के रांची में, ठीक है, रांची में ये खोली जाएगी, ठीक है, जो झारखंड की कैपिटल है। इसमें क्या होगा इस यूनिवर्सिटी में? आपको पता है स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। जो बच्चे अनाथ हैं और डिसेबल्ड हैं, यानी कि शारीरिक रूप से कहीं न कहीं अक्षम है किसी न किसी वजह से, तो उन बच्चों की शिक्षा के लिए ये यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप रखी गई है जिसका नाम है नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। नवोत्थान स्कॉलरशिप योजना ये होगी, इसका प्रस्ताव यहाँ रखा गया है। इस योजना में क्या होगा, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, अनाथ हैं, दिव्यांग हैं, उनकी पूरी जो कोर्स फीस है, मतलब 10 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, ठीक है। ये कहती है हमारी नवोत्थान स्कीम। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया है? देखिए ये जेम्स एंडरसन है, इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये हैं आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी, ठीक है। ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। लास्ट मैच इन्होंने खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इन्होंने टोटल जो मैच खेले हैं वो खेले हैं 188 और 188 मैच खेलने में इन्होंने 704 विकेट लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए 2023 में क्या हुआ था, एंडरसन जो इंडिया जो आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग है उसमें सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे ज्यादा उम्र के ये खिलाड़ी बने थे। ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जो जनसंख्या है उसका अनुमान कितना है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और चिंतित भी है, चिंतित करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है? बात हो रही है 2060 तक की, इतना नजदीक नहीं है। तो भारत की जनसंख्या का जो अनुमान है वो कितना है? तो देखिए ये अनुमान आपका है 1.7 अरब, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है इसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024। इसमें ये बताते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा रहेगी। 2024 में भारत की पॉपुलेशन लगभग 1.45 अरब तक पहुंच सकती है और 10 साल मतलब 30 साल बाद यानी 2054 में ये बढ़कर 1.69 अरब तक पहुंच जाएगी।
और इंडिया की जो पॉपुलेशन 2060 की बात करें तो 1.7 अरब हो जाएगी। देखिए बड़ा चिंतित करने वाली चीजें हैं। अब इंडिया का मैप, एक बार ये मैप देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन का मैप है ये, 1900 से 2100 तक की जो है प्रोग्रेस, वो देखिए आप पॉपुलेशन। अभी ये पॉपुलेशन बढ़नी है। पहले क्या थी? वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 से 1920-30 के बीच में 2 बिलियन थी। 1950 के आसपास ये 2.5 बिलियन हो गई। फिर 2000 के आसपास ये 5 बिलियन हुई। ठीक है, और अब जो है 2023 में ये विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है। ठीक है, तो ऐसा मानना है कि 2050 तक जो है ये 9.7 बिलियन, और 2021 की बात करें तब तक ये लगभग 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हमारी कहती है। तो इनके अनुसार कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें 2060 तक तो 12% की कमी आ जाएगी, ऐसा इनके आंकड़े कहते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 50-60 सालों के दौरान जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि होने की का अनुमान है। ठीक है, तो पॉपुलेशन 8.2 अरब तक पहुंचेगी। कहां तक पहुंचेगी? 8.2 अरब तक। जबकि 2080 के डिकेड के मध्य तक पॉपुलेशन आपको पता है 10 अरब को क्रॉस कर जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा विंझिंझम विडीडम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये विंझिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की बात हो रही है। तो देखिए ये आपका स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल पोर्ट पर पहला मालवाहक जहाज यहाँ कार्गो पहुंचा, इंटरनेशनल, इसलिए ये चर्चा में है। तो विंझिंझम जो है केरल पोर्ट के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तिरुवनंतपुरम में। ये क्या है? ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि केरला गवर्नमेंट की एक परियोजना है। और विंझिंझम पोर्ट का जो दायित्व है वो अडानी, ठीक है, अडानी विंझिंझम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इस पोर्ट को वर्तमान में क्या है, लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर डेवलप किया जा रहा है। आगे मैं बताऊंगी लैंडलॉर्ड मॉडल होता क्या है। साथ ही इसमें क्या है, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो भी है उसके आधार पर ये पब्लिक प्राइवेट यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है। अब देखिए लैंडलॉर्ड मॉडल जो है वो होता क्या है। देखिए क्या होता है, किसी भी जो पोर्ट होता है उसका जो संचालन है वो कार्गो हैंडलिंग कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी उसको हैंडल करती है। परंतु लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या होता है, जो पोर्ट अथॉरिटी होती है वो इसे हैंडल करती है लैंडलॉर्ड के रूप में, तो उसे ही हम लैंडलॉर्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब है ट्रांसशिपमेंट हब की बात। तो ट्रांसशिपमेंट हब क्या होते हैं? ये ऐसे पोर्ट होते हैं जो कार्गो शिप के सोर्स और उसके जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उससे इनका कनेक्शन होता है, और ये कार्गो ट्रांसफर के लिए सेंट्रल पोर्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोर्ट्स पर जो शिपमेंट है उसको एक शिप से दूसरे शिप पर लोड किया जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड यानी एग्रीश्योर की घोषणा की है? तो एग्रीश्योर की घोषणा किसने की है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड और आरबी। देखिए ये आपकी की है नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो नाबार्ड के जो स्टार्टअप्स हैं और जो रूरल आपके एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इन्होंने एग्रीश्योर की स्थापना की है, एग्रीश्योर की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा, जो सब्सिडरी कंपनी है वो लगभग 750 करोड़ रुपए की पैसे लगाकर 750 करोड़ रुपए लगाकर इसकी शुरुआत कर रही हैं। और इसमें जो एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस फंड में क्या करेगी, 250 करोड़ रुपए का अंशदान इसमें करेगी। इस फंड से क्या होगा, लगभग 85 एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप्स हैं उनको 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के साथ हेल्प दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर यानी कृषि और ग्रामीण एरिया में जो न्यू जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो नाबार्ड की बात हो रही है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है ये एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर साजी केवी इसके चेयरपर्सन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इटली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी जो हैं सबीरा हारिस, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? बात हो रही है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024। तो देखिए इसमें इन्होंने पदक जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये सबीरा हैरिस की बात हो रही है, सबीरा हारिस की, तो इन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है,
ये प्रतियोगिता कहाँ हुई? ये इटली में आयोजित हुई। इस कप का नाम है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2024 इसका नाम था। ठीक है, तो हमारी जो शूटिंग प्लेयर है शबीरा हारिस, इन्होंने क्या जीता है? ब्रोंज मेडल जीत लिया है। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमेरिका की जो कैरी गैरिसन है, इन्होंने गोल्ड जीता है। और सोफिया गोरी जो आपकी इटली की हैं, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है, तो देखिए ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, आपकी जो फिलहाल की करंट थी वो हमने इसमें कवर की है। ठीक है, तो चलिए अब आप अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे आपको हम आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।